हम इस लेक्चर के अंदर हम लोग पढ़ेंगे और हाइपोग्लाइसीमिक एजेंट्स के बारे में। और हाइपोग्लाइसीमिक एजेंट्स के अंदर हमारे पास जो सबसे पहला एजेंट आता है जो हमारी बॉडी खुद सिंथेसाइज करती है, दैट इज इंसुलिन। अब इंसुलिन जो है, इंसुलिन हमारी बॉडी के अंदर जो पैनक्रियाज होता है, पैनक्रियाज के अंदर जो हमारे पास आइलेट सेल्स ऑफ लैंगरहैंस होते हैं वहां से सिक्रीट होता है। मतलब बेसिकली हमारे पास पैनक्रियाज के अंदर बीटा सेल्स ऑफ आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस होते हैं, ठीक है। और इन सेल्स से हमारे पास इंसुलिन जो है वो सिक्रीट होता है, ठीक है। अब इंसुलिन जो है ये हमारे पास वाटर सॉल्युबल पॉलीपेप्टाइड चेन होती है। इसके अंदर दो पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं, ए और बी, और ये आपस में हमारे पास डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़ी हुई होती है। दो चेन्स होती हैं ए और बी, और ये आपस में डाइसल्फाइड बॉन्ड के साथ जुड़ी हुई होती है। कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है हमारे पास इंसुलिन का, ठीक है। और इंसुलिन का मेजर काम क्या होता है? इंसुलिन का काम होता है रेगुलेट करवाना या फिर मेटाबोलाइज करवाना कार्बोहाइड्रेट्स को। तो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म की रेगुलेशन के अंदर हमारे पास जो इंसुलिन है वो मेजर रोल प्ले करता है। और जब हमारे पास इंसुलिन की डेफिशिएंसी हो जाती है बॉडी के अंदर, तब क्या हो जाता है? बॉडी के अंदर हाइपरग्लाइसीमिया हो जाता है, यानी कि हमारे पास जो शुगर का कंटेंट है बॉडी के अंदर वो इंक्रीज हो जाता है। और जब शुगर की कंसंट्रेशन बॉडी के अंदर इंक्रीज हो जाती है, तब क्या हो जाता है? हमारे पास जो यूरिन के अंदर शुगर की एक्सक्रीशन है वो भी इंक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से हमारे पास ग्लाइकोस यूरिया हो जाता है, यानी कि there is the presence of detectable amount of sugar in the urine। और उसके अलावा और इस कंडीशन को हम बोलते हैं डायबिटीज मेलाइटस, यानी कि इंसुलिन की डेफिशिएंसी की वजह से पेशेंट्स के अंदर डायबिटीज मेलाइटस हो जाता है। और जब तक हमारे पास इंसुलिन डिस्कवर नहीं हुआ था, हमारे पास कोई भी ट्रीटमेंट नहीं था डायबिटीज मेलाइटस का। तो जो इंसुलिन है, इंसुलिन हमारे पास वन ऑफ द फर्स्ट एजेंट्स है विच इज यूज्ड फॉर एज अ हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट। तो इंसुलिन जो है वो हमारे पास एज अ हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट की तरह यूज किया जाता है। अब हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स कौन से होते हैं? हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट हमारे पास वो एजेंट्स होते हैं, द एजेंट्स व्हिच कैन लोअर द लेवल्स ऑफ शुगर इन द बॉडी आर नोन एज हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स। तो जब हम हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स के बारे में पढ़ते हैं, अभी ये क्या करते हैं कि हमारे पास शुगर का लेवल जो है या फिर कार्बोहाइड्रेट्स का जो लेवल है या फिर ग्लूकोज का लेवल जो है बॉडी के अंदर उसको डिक्रीज करवा देते हैं। और जिस कंडीशन में हमारे पास बॉडी के अंदर शुगर का लेवल इंक्रीज हो जाता है, यानी कि हाइपरग्लाइसीमिया हो जाता है, उस डिसीज को हम क्या बोलते हैं? डायबिटीज मेलाइटस। तो हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स के बारे में और इंसुलिन के बारे में डिटेल में पढ़ने से पहले हम डायबिटीज मेलाइटस के बारे में डिस्कस करते हैं। अब डायबिटीज मेलाइटस जो है ये हमारे पास एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। इसके अंदर हाइपरग्लाइसीमिया हो जाता है, ग्लाइकोस यूरिया हो जाता है। हाइपरग्लाइसीमिया यानी कि ब्लड के अंदर शुगर का लेवल या ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज हो जाता है। ग्लाइकोस यूरिया हो जाता है, यानी कि देयर इज प्रेजेंस ऑफ शुगर और ग्लूकोज इन द यूरिन। और इसके अलावा हमारे पास लिपिड्स की जो मेटाबॉलिज्म है वो अल्टर हो जाती है, कार्बोहाइड्रेट्स की मेटाबॉलिज्म अल्टर हो जाती है, प्रोटीन्स की मेटाबॉलिज्म अल्टर हो जाती है। और इन अल्टरेशन की वजह से हमारे पास वैस्कुलर डिसीजेस होने की बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। यानी कि अभी अगर आपने सुना भी होगा कि डायबिटीज़ अगर किसी पेशेंट को हो जाए तो हमारे पास फर्दर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस आनी शुरू हो जाती हैं और हमारे पास डिफरेंट डिसीजेस कॉज हो सकती है किसी पेशेंट को। और अब हमारे पास डायबिटीज़ है, डायबिटीज़ हमारे पास होती है किस वजह से? जब डेफिशिएंसी हो जाए इंसुलिन की, या फिर जो इंसुलिन के जो रिसेप्टर्स हैं वो हमारे पास रेजिस्टेंट हो जाए इंसुलिन के, यानी कि इंसुलिन जिन रिसेप्टर्स के ऊपर जाके कार्बोहाइड्रेट की मेटाबॉलिज्म करवाती है, ग्लूकोज की हमारे पास मेटाबॉलिज्म करवाती है, उनके ऊपर हमारे वो जो रिसेप्टर्स हैं वो हमारे पास एक्शन शो करना बंद कर दें। तो हम या फिर हमारे पास क्या हो जाए, जो कैपिलरी की बेसमेंट मेम्ब्रेन है उसकी वजह से हमारे पास थिकनिंग हो जाए और हमारे पास वैस्कुलर कॉम्प्लिकेशंस आने स्टार्ट हो जाती हैं।
अब हमारे पास डायबिटीज जो है मेजरली 2 टाइप्स की होती है, टाइप 1 डायबिटीज और टाइप 2 डायबिटीज। अब टाइप 1 डायबिटीज के अंदर क्या हो जाता है, टाइप 1 जो डायबिटीज है ये होती है हमारे पास इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस। टाइप 1 डायबिटीज क्या होती है, इंसुलिन डिपेंडेंट। सो अगर हम डायबिटीज के बारे में पढ़ें, सो डायबिटीज हमारे पास 2 टाइप्स की है, टाइप 1 और टाइप 2। टाइप 2 जो है और टाइप 1 जो है ये हमारे पास कौन सी होती है, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस, राइट। और टाइप 2 जो होती है ये हमारे पास इंसुलिन नॉन डिपेंडेंट होती है, इंसुलिन नॉन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस। अब इंसुलिन डिपेंडेंट और इंसुलिन नॉन डिपेंडेंट में क्या फर्क है, हमारे पास जो टाइप 1 डिसऑर्डर होता है ये हमारे पास एक ऑटो इम्यून डिसीज होती है। ऑटो इम्यून डिसीज यानी कि या फिर इसको हम जुवेनाइल डायबिटीज भी बोलते हैं। अब इसमें हो क्या जाता है, हमारे पास जो हमारा इम्यून सिस्टम है उसके अंदर कोई खराबी आ जाती है, कोई डिस्टर्बेंसेस आ जाती है, जिसकी वजह से हमारे पास जो बीटा सेल्स होते हैं लैंगरहैंस के वो हमारे पास डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। और जब हमारे पास बीटा सेल्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, अब हमने शुरू में क्या पढ़ा था कि इंसुलिन हमारे पास कहाँ से सिक्रीट होता है, इंसुलिन इज सिक्रीटेड फ्रॉम बीटा सेल्स ऑफ आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। तो अभी अगर वो सेल्स हमारे पास डिस्ट्रॉय हो जाएंगे तो इंसुलिन की जो सिक्रीशन है वो डिक्रीज हो जाएगी, और इंसुलिन की अगर सिक्रीशन डिक्रीज हो जाएगी तो हमारे पास जो इंसुलिन का हमारे पास एक्शन आ रहा था वो नहीं आएगा, और अगर इंसुलिन का एक्शन नहीं आएगा तो हमारे पास जो ग्लूकोज का लेवल है बॉडी के अंदर वो इंक्रीज हो जाएगा। अब टाइप 2 डायबिटीज में क्या होता है, हमारे पास ये नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज होती है। इसके अंदर हमारे पास जो बीटा सेल्स ऑफ लैंगरहैंस है वो इंटैक्ट रहते हैं, यानी कि बीटा सेल्स के ऊपर कोई भी हमारे पास इफेक्ट नहीं आता। लेकिन इफेक्ट आता कहाँ पे है, हमारे पास जो हमारे जो इंसुलिन है वो भी प्रॉपरली रिलीज होता है इसके अंदर, इसी वजह से ये इंसुलिन नॉन डिपेंडेंट डायबिटीज है, ठीक है। पर इसके अंदर हो क्या जाता है, हमारे पास जब किसी ड्यू टू सम रीजन हमारे पास जो रिसेप्टर्स हैं वो हमारे पास काम नहीं करते, और उसकी वजह से हमारे पास क्या हो जाता है कि अगर हमारे रिसेप्टर्स इंसुलिन प्रॉपर रिलीज हो रहा है लेकिन जो रिसेप्टर्स है वो रेजिस्टेंट हो जाते हैं और वो हमारे पास वर्क नहीं करेंगे, तो क्या हो जाएगा, हमारे पास जो एक्शन आ रहा था इंसुलिन का वो नहीं आएगा, और इसकी वजह से हमारे पास जो ग्लूकोज का लेवल है बॉडी के अंदर इंक्रीज हो जाएगा। अब हमारे पास जो टाइप 2 डायबिटीज है इसका हमारे पास जेनेटिक रीजंस भी हो सकते हैं, एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी हो सकते हैं, लेकिन जो हमारे पास टाइप 1 डायबिटीज है इसके अंदर हमारे पास ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, और इसके अंदर जो सेल्स हैं बीटा सेल्स जो है पैनक्रियाज के वो हमारे पास डैमेज हो जाते हैं। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास कि इंसुलिन का जो रिलीज है या सिंथेसिस है या फिर जो हमारे पास सिक्रीशन का प्रोसेस है वो कैसे रेगुलेट होता है। तो ये तो क्लियर है हमारे पास कि इंसुलिन जो है वो हमारे पास सिंथेसाइज होती है बीटा सेल्स ऑफ जो आइलेट सेल्स ऑफ लैंगरहैंस है वहां से, राइट। अब ऐसी क्या चीजें हैं जो हमारे पास इंसुलिन का जो हमारे पास सिक्रीशन है उसको इंड्यूस करती है। तो अगर पहले सिक्रीशन की बात करें तो इंसुलिन जो है वो हमारे पास एज अ प्रो इंसुलिन सिक्रीट होती है, और हमारे पास बाद में इट इज क्लीव्ड इनटू ए एंड बी, हमारे पास जो चेन्स होती हैं, और हमारे पास जो ये ए और बी चेन्स हैं इनको हम फर्दर स्टोर कर लेते हैं बीटा सेल्स के अंदर। तो हमारे पास 3 मैकेनिज्म से रेगुलेशन होती है इंसुलिन के रिलीज की। सबसे पहला मैकेनिज्म आता है हमारे पास केमिकल। अब केमिकल मैकेनिज्म में क्या होता है, हमारे पास जब हमारी बॉडी के अंदर ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज हो जाता है तो मेजरली हमारे पास ग्लूकोज का लेवल इंड्यूस करता है इंसुलिन का रिलीज। तो जैसे ही ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज हो जाएगा तब क्या हो जाएगा, हमारे पास इंसुलिन की सिक्रीशन इंड्यूस हो जाएगी। ग्लूकोज का लेवल जब इंक्रीज होता है तब हमारी बॉडी के अंदर साइक्लिक एएमपी का लेवल जो है वो इंक्रीज हो जाता है। जब साइक्लिक एएमपी का लेवल इंक्रीज हो जाता है तब हमारे पास इंसुलिन का लेवल इंक्रीज हो जाता है, और ये जो ओरल शुगर है वो हमारे पास बेटर तरीके से इंसुलिन का रिलीज करवाती है इन कंपैरिजन टू इंट्रावेनस
जो हमारे पास शुगर अगर हम देते हैं, क्योंकि जो ओरल शुगर दी जाती है वो हमारे पास जो जीआईटी हार्मोन्स हैं और जो हमारे पास वेगल जीआईटी हार्मोन्स जो हैं वो वेगल एक्टिविटी को स्टिमुलेट करते हैं। और इसी उसके अलावा हमारे पास जो अमीनो एसिड्स हैं, फैटी एसिड्स हैं, कीटोन बॉडीज हैं, ये भी हमारे पास इंसुलिन सिक्रीशन को प्रमोट करते हैं। अब केमिकल के बाद, केमिकल के अंदर हमारे पास क्या क्या आता है, ग्लूकोज, कीटोन बॉडीज, फैटी एसिड्स और उसके अलावा अमीनो एसिड्स। नेक्स्ट आता है हमारे पास हार्मोनल। अब हम हार्मोन्स के केस में हमारे पास ग्रोथ हार्मोन, थायराइड हार्मोन, थायरॉक्सिन, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, ये सब हमारे पास इंसुलिन का रिलीज जो है उसको मॉडिफाई करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास नर्वस सिस्टम। अब नर्वस सिस्टम के अंदर हमारे पास जो अल्फा 2 एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स होते हैं, इसकी हम ये जब इनकी हमारे पास एक्टिवेशन हो जाती है तब हमारे पास इंसुलिन रिलीज जो है वो डिक्रीज हो जाता है। लेकिन इन द केस ऑफ बीटा 2 स्टिमुलेशन और मस्कैरिनिक एक्टिवेशन हमारे पास जो इंसुलिन का रिलीज है वो इंक्रीज हो जाता है। अगर अल्फा 2 रिसेप्टर्स हमारे पास एक्टिवेट होंगे तो हमारे पास रिलीज ऑफ इंसुलिन इनहिबिट हो जाएगा। जब हमारे पास बीटा 2 और मस्कैरिनिक रिसेप्टर्स एक्टिवेट होंगे या स्टिमुलेट होंगे तब हमारे पास इंसुलिन का रिलीज जो है वो इंक्रीज हो जाता है। तो अब इंसुलिन का हमारे पास नेक्स्ट आता है कि एक्शंस कौन से हैं। तो इंसुलिन फर्स्ट ऑफ ऑल जिसका एक्शन है वो हमारे पास कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म के ऊपर है। तो बेसिकली हमारे पास जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं उसको मेटाबोलाइज कराने में या फिर उसके अलावा प्रोटीन और फैट के मेटाबॉलिज्म में भी, ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट करवाने में, एक्सेस ग्लूकोज जो है उसको हमारे पास मसल्स के तक पहुंचाने के अंदर हमारे पास इंसुलिन जो है वो मेजर रोल प्ले करता है। उसके अलावा ग्लूकोज से जो ग्लाइकोजन की सिंथेसिस होती है, जो ग्लाइकोजेनेसिस का प्रोसेस है, ग्लाइकोजेनेसिस के प्रोसेस के अंदर भी हमारे पास जो हमारा इंसुलिन है वो रोल प्ले करता है। उसके अलावा ग्लूकोनियोजेनेसिस जो प्रोसेस है, ग्लूकोनियोजेनेसिस होता है हमारे पास जनरेशन ऑफ ग्लूकोज। तो हमारे पास इंसुलिन जो है वो ग्लूकोनियोजेनेसिस के प्रोसेस को इनहिबिट करती है। उसके अलावा हमारे पास फैट का मेटाबॉलिज्म, हमारे पास जो इंसुलिन होती है, इंसुलिन क्या करती है हमारे पास जो ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं जो अल्टीमेटली हमारे पास फैट्स की फॉर्मेशन करते हैं, वो क्या उनका सिंथेसिस प्रेफर करती है, हमारे पास ग्लूकोज को बेसिकली स्टोर करवा देती है और ब्लड में से ग्लूकोज का लेवल जो है उसको डिक्रीज करवा देती है। अब इंसुलिन का नेक्स्ट आता है हमारे पास मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है। तो इंसुलिन के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पढ़ने से पहले हमारे पास आएगा कि इंसुलिन के रिसेप्टर्स कैसे से होते हैं। तो अगर इंसुलिन के रिसेप्टर्स की बात करें तो इंसुलिन के रिसेप्टर्स के अंदर हमारे पास मेजर 2 सब यूनिट्स होते हैं, अल्फा सब यूनिट होता है और बीटा सब यूनिट होता है। और इन ये जो सब यूनिट्स हैं ये हमारे पास दो सब यूनिट्स होते हैं। यानी कि अगर रिसेप्टर की बात करें तो जो इंसुलिन रिसेप्टर्स हैं वो कुछ ऐसे होते हैं, हमारे पास 2 अल्फा सब यूनिट्स होते हैं और 2 बीटा सब यूनिट्स होते हैं। तो ये जो हमारे पास जब हमारा इंसुलिन जो है जब अल्फा रिसेप्टर्स के ऊपर जाके बाइंड करेगा तब क्या होता है, हमारे बीटा जो सब यूनिट है, बीटा सब यूनिट के अंदर हमारे पास एक एंजाइम होती है टायरोसिन काइनेज। तो ये जो टायरोसिन काइनेज एंजाइम है हमारे पास एक्शन कैसे आता है, जब when insulin binds to alpha subunit of the insulin receptors, what happens then, हमारे पास जो अल्फा रिसेप्टर्स हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं और जब अल्फा रिसेप्टर्स हमारे पास एक्टिवेट हो जाते हैं तो हमारे पास वो क्या करते हैं, बीटा रिसेप्टर्स तक सिग्नल्स पहुंचाते हैं, बीटा रिसेप्टर्स एक्टिवेट हो जाते हैं और बीटा रिसेप्टर्स जब हमारे पास एक्टिवेट हो जाते हैं तब क्या होता है हमारे पास कि टायरोसिन काइनेज एंजाइम जो है ये भी एक्टिवेट हो जाती है। और जब हमारे पास टायरोसिन काइनेज, अब हमने अगर आपको ध्यान भी हो तो एंजाइम्स के बारे में जब आपने पढ़ा था तो काइनेज जो भी जिस भी एंजाइम के अंदर काइनेज वर्ड आता था वो किससे रिस्पॉन्सिबल होती थी, जनरली हमारे पास जो भी फॉस्फोराइलेशन वाले प्रोसेसेस होते थे, जैसे कि हमारे पास जब ग्लूकोज ग्लाइकोलिसिस याद करो, हमारे पास ग्लूकोज से जब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनता है तब क्या होता था, हमारे पास हेक्सोकाइनेज एंजाइम यूज होती थी। तो काइनेज एंजाइम का मेजर वर्क क्या होता है,
फॉस्फोराइलेशन करना। तो ये जो ये टायरोसिन काइनेज एंजाइम होती है, ये क्या करना स्टार्ट कर देती है, हमारे पास फॉस्फोराइलेशन करना स्टार्ट कर देती है, और हमारे पास जो ग्लूकोज है वो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से इंट्रासेलुलर फ्लूइड में ट्रांसपोर्ट हो जाता है। और उसके अलावा हमारे पास जो ग्लूकोज की मेटाबॉलिज्म है वो भी इंक्रीज हो जाती है। और उसके अलावा इंसुलिन जो है वो हमारे पास डीएनए ट्रांसक्रिप्शन को भी इनहिबिट करता है, जिसकी वजह से हमारे पास जो ग्लूकोनियोजेनेसिस का प्रोसेस है वो भी इनहिबिट हो जाता है। तो दिस इज हाउ द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन वर्क्स ऑफ इंसुलिन। अब जो ये इंसुलिन रिसेप्टर्स हैं, अब इंसुलिन जो है वो हमारे पास स्पेसिफिक रिसेप्टर्स पे वर्क करता है जो कि सेल मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। अब हमारे पास जो इंसुलिन है वो हमारे पास लिवर सेल्स के ऊपर, फैट सेल्स के ऊपर, मसल सेल्स के ऊपर हमारे पास इंसुलिन रिसेप्टर्स जो हैं, दीज सर्विसेज आर रिच इन इंसुलिन रिसेप्टर्स। तो हमारे पास ये जो रिसेप्टर्स हैं ये आरबीसीज के ऊपर भी प्रेजेंट होते हैं। तो ये जो रिसेप्टर्स हैं ये हमारे पास इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं विद द कंसंट्रेशन ऑफ इंसुलिन, यानी कि अगर हमारे पास इंसुलिन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तो हमारे पास रिसेप्टर्स का अमाउंट जो है वो कम होगा, और अगर रिसेप्टर्स का अमाउंट अगर हमारे पास इंसुलिन की कंसंट्रेशन कम है तो हमारे पास रिसेप्टर्स का अमाउंट ज़्यादा होगा। और मैकेनिज्म ऑफ एक्शन आई होप क्लियर है। दो सब यूनिट्स होते हैं हमारे पास रिसेप्टर के ऊपर, अल्फा के दो सब यूनिट्स होते हैं और बीटा के दो सब यूनिट्स होते हैं। हमारे पास इंसुलिन अल्फा रिसेप्टर अल्फा सब यूनिट के साथ बाइंड करती है और अल्फा सब यूनिट हमारे पास एक्टिवेट हो जाता है। अल्फा सब यूनिट जब एक्टिवेट हो जाता है तो हमारे पास बीटा सब यूनिट एक्टिवेट हो जाता है। बीटा सब यूनिट्स में हमारे पास क्या प्रेजेंट होता है, टायरोकाइनेज एंजाइम प्रेजेंट होती है। अब टायरोकाइनेज एंजाइम क्या करती है, फॉस्फोराइलेशन कर देती है हमारे पास कंपाउंड्स की, और इसी वजह से हमारे पास ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट अल्टीमेटली जो है वो ट्रिगर हो जाता है, और हमारे पास एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से इंट्रासेलुलर फ्लूइड में ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट हो जाता है। और ग्लूकोज जब हमारे पास इंट्रासेलुलर फ्लूइड में आ जाता है तब क्या हो जाता है, हमारे पास उसकी मेटाबॉलिज्म जो है वो स्टार्ट हो जाती है। उसके अलावा इंसुलिन जो है वो हमारे पास ट्रांसक्रिप्शन को इनहिबिट करती है। ट्रांसक्रिप्शन जब इनहिबिट हो जाती है तो हमारे पास ग्लूकोनियोजेनेसिस इनहिबिट हो जाता है। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास प्रिपरेशंस ऑफ इंसुलिन। अब इंसुलिन हमारे पास बीफ और पोर्क के पैंक्रियास से, यानी कि हमारे पास पिग्स से और काउस से हमारे पास इंसुलिन की सिंथेसिस की जाती है। उसके अलावा आजकल हमारे पास ह्यूमन इंसुलिन भी अवेलेबल है। तो ह्यूमन इंसुलिन में क्या किया जाता है, विद द हेल्प ऑफ डीएनए रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी आर्टिफिशियली लैब के अंदर हम बिल्कुल सिमिलर इंसुलिन जो कि ह्यूमन के अंदर प्रोड्यूस होता है हमने सिंथेसाइज कर लिया है। तो ये जो हमारे पास इंसुलिन है इनकी हमारे पास 24 यूनिट्स पर एमजी की हमारे पास कंडीशन, हमारे पास प्रिपरेशंस आती हैं। अब डिपेंडिंग अपॉन कि हमारे पास ड्यूरेशन ऑफ एक्शन कितना है इंसुलिन का, हमारे पास जो इंसुलिन है इट इज प्रिपरेशंस जो है वो 3 क्लासेस के अंदर डिवाइडेड है। सबसे पहले आता है हमारे पास फास्ट एक्टिंग इंसुलिन। फास्ट एक्टिंग इंसुलिन के अंदर हमारे पास क्रिस्टलाइन जिंक इंसुलिन आता है और सॉल्युबल इंसुलिन आते हैं। ये जो हमारे पास फास्ट एक्टिंग इंसुलिन होते हैं इनका एक्शन हमारे पास 1 डे के अंदर स्टार्ट हो जाता है एंड हमारे पास 1 आवर के अंदर स्टार्ट हो जाता है एंड द इफेक्ट लास्ट फॉर अबाउट 5 to 8 hours। अब सेकेंड आता है हमारे पास इंटरमीडिएट एक्टिंग इंसुलिन। इंटरमीडिएट एक्टिंग इंसुलिन के अंदर क्या होता है, हमारे पास आइसोफेन इंसुलिन सस्पेंशन आती है। उसके अलावा इंसुलिन जिंक सस्पेंशन आती है। अब ये जो होती है हमारे पास विदिन 1 to 2 आवर्स हमारे पास एक्शन स्टार्ट हो जाता है और ये जो एक्शन है इट लास्ट फॉर अबाउट 18 to 24 आवर्स। उसके अलावा हमारे पास लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन आते हैं। लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन के अंदर हमारे पास प्रोटामीन जिंक इंसुलिन सोल्यूशन आता है और एक्सटेंडेड इंसुलिन जिंक सस्पेंशन आता है। ये जो इंसुलिन है इनका इफेक्ट हमारे पास 4 to 6 आवर्स में स्टार्ट हो जाता है और जो इफेक्ट है दैट लास्ट फॉर अबाउट 36 आवर्स। और उसके अलावा हमारे पास कुछ लेंटार्ड, एक्रोपिड जैसी न्यूअर हमारे पास इंसुलिन भी अवेलेबल है मार्केट में। उसके अलावा हमारे पास ह्यूमन इंसुलिन जो है, ह्यूमन इंसुलिन के अंदर हमारे पास ह्यूमन मोनोट्रेट, ह्यूमन एक्ट्राफेन जैसी प्रेपरेशंस आती हैं। अब ये जो ह्यूमन इंसुलिन है अब हमारे पास डोजेस
क्या रहती है इंसुलिन की, डिपेंडिंग अपॉन कि हमारे पास कौन सा इंसुलिन यूज़ किया जा रहा है, हमारे पास इंसुलिन जो है वो इंजेक्ट किए जाते हैं। अब जनरली हमारे पास जो फास्ट एक्टिंग इंसुलिन है उनको हम बिफोर द मील हमारे पास इंजेक्ट करते हैं, लेकिन जो फास्ट एक्टिंग इंसुलिन है उनको हम आफ्टर द मील रिपीट करना पड़ता है, लेकिन जो हमारे पास लॉन्गर एक्टिंग इंसुलिन है उनकी 1 डोज वंस इन अ डे इज इनफ। सो अब इंसुलिन के हमारे पास कुछ साइड इफेक्ट्स होते हैं, जैसे कि इंसुलिन हमारे पास हाइपोग्लाइसीमिया कॉज कर सकता है, यानी कि जो ब्लड का शुगर लेवल है उसको बहुत ज़्यादा डिक्रीज कर सकता है। अब हाइपोग्लाइसीमिया होने की वजह से क्या होने लग जाता है, हमारी बॉडी के अंदर हेडेक होना स्टार्ट हो जाता है, स्वेटिंग, ट्रेमर्स, मेंटल कंफ्यूजन, ब्लर्ड विजन और कन्वर्जेंस जैसे साइड इफेक्ट्स आने स्टार्ट हो जाते हैं। और उसके अलावा हमारे पास बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स हैं जो इंसुलिन के लिए एलर्जिक होते हैं। उसके अलावा हमारे पास इंसुलिन का जो इंजेक्शन है वो लोकल रिएक्शन कॉज कर सकता है। और उसके अलावा हमारे पास अगर हम डायबिटीज़ की ट्रीटमेंट सिर्फ और सिर्फ इंसुलिन से कर रहे हैं तो हमारे पास इंसुलिन की वजह से, क्योंकि ये कार्बोहाइड्रेट का जो मेटाबॉलिज्म है उसको हमारे पास इफेक्ट करता है और हमारे पास फैट्स की जो सिंथेसिस है उसको प्रमोट करता है, तो हमारे पास ओबेसिटी कॉज हो सकती है। अब आता है कि हमारे पास इंसुलिन यूज कहाँ पे किया जाता है, तो सबसे पहले हमारे पास डायबिटीज मेलाइटिस जो है, जो टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटिस है उसके अंदर हमारे पास इंसुलिन यूज किया जाता है। उसके अलावा हमारे पास जो डायबिटिक कीटोएसिडोसिस होता है, अभी हमने पढ़ा कि डायबिटीज जो है वो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म को हमारे पास इंप्रूव कर देता है और उसके अंदर क्या हो जाता है, हमारे पास कीटोन बॉडीज की फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाती है। तो इंसुलिन जो है वो हमारे पास डायबिटिक कीटोएसिडोसिस के अंदर यूज हो सकता है। उसके अलावा शिज़ोफ्रेनिया के अंदर भी हमारे पास यूज होता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट इंसुलिन। इस लेक्चर के अंदर हमने पढ़ा कि इंसुलिन की हमारे पास सिक्रीशन कहाँ से होती है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है, हमारे पास कौन से फार्माकोलॉजिकल एक्शन आते हैं, क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस कॉज करता है इंसुलिन, कौन सी प्रेपरेशंस हम यूज कर सकते हैं इंसुलिन की। एंड नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स के बारे में।